हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी तक हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर्स को डील कर रहे थे, लेकिन आज हम डील करेंगे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर्स को। कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि मैम कंपनी के समापन मीन्स लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, इस टॉपिक रिलेटेड आप कुछ वीडियोस बनाइए। सो मैं उनके लिए ये वीडियोस बना रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो कहीं भी हेल्प होगी। तो इस वीडियो में मैं डील करूंगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीज़ को निकालना है, क्योंकि उसमें एक ही फॉर्मेट बनता है लिक्विडेटर्स करके। लिक्विडेटर्स अकाउंट करके एक फॉर्मेट बनता है, वो खाता खुलता है, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखनी है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कोशिश करूंगी कि आपको वीडियो में ईजिली सब कुछ समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरीज हो या डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देख रहे हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, कंपनी का समापन। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि हम कंपनी को समाप्त कर रहे हैं। चलिए पहले अर्थ देखते हैं। कंपनी के समापन का आशय उस स्थिति से है जबकि कंपनी का व्यवहार बंद कर दिया जाता है, संपत्तियां बेच दी जाती है, प्राप्त धन को लेनदारों का भुगतान करने पर जो राशि शेष बचती है उसे नियमानुसार अंशधारियों में वितरित कर दिया जाता है। मैं इस चीज़ को आपको एक एग्जांपल के रूप में बताऊंगी कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दुकान है, ठीक है, आप उस दुकान को क्लोज कर रहे हो, मीन्स आप उस दुकान को बंद कर रहे हो। तो आप क्या करोगे, उसमें आप सबसे पहले तो आप अपना ट्रांजेक्शन्स बंद कर दोगे। अब जब आपको दुकान बंद ही करनी है तो आप कोई भी सामान को बेचोगे नहीं या किसी से पैसे नहीं लोगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम व्यवहार बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेप होगा कि हमारे पास जो भी एसेट्स, जो भी संपत्तियां हैं, हम उसको बेचेंगे। क्योंकि आपके पास एसेट्स है तो आपके पास लायबिलिटीज़ भी होगी, मीन्स संपत्तियां है तो आपके दायित्व भी होंगे। तो हमारा सबसे पहले काम होगा कि हम सारी संपत्तियों को बेच के कुछ राशि जमा कर लें जिससे हम भुगतान कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, संपत्तियां बेच देंगे अगर आप अपनी दुकान क्लोज कर रहे हैं। तो फिर नेक्स्ट आपका स्टेप होगा कि जो भी आपको अमाउंट मिलेगी, जो भी राशि आपको मिलेगी, उससे आप क्या करेंगे, लेनदारों का भुगतान करेंगे। आपके पास पैसे आए तो आपने किसी से उधार लिया हो या आपके जो भी भुगतान या दायित्व होंगे आप उसकी पेमेंट करेंगे, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपका कुछ शेयर बच जाता है या फिर कुछ राशि आपकी बच जाती है, उसको आप अपने साथ या अपने पार्टनर्स के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ ये कंपनी है और कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स का एक हिस्सा रहता है। तो कंपनी क्या करेगी, वो सारे भुगतान के बाद जो उनके पास अमाउंट बचता है वो उसको किसको देगी, वो अंशधारियों में वितरित करेगी। जो भी उनके शेयर होल्डर्स होंगे उसको वो डिवाइड करके वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके पास जो भी शेष राशि होगी वो, ठीक है। इससे आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब किसी कंपनी को समापन इतना इजी तो नहीं होता है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं, वो एक पर्सन को हायर करते हैं कि आप मेरी कंपनी का समापन करवाइए। उसे हम बोलते हैं लिक्विडेटर, मतलब निस्तारक। वो पर्सन क्या करता है, वो कंपनी का सारा लेन देन जो हिसाब रहता है उसको वो देखता है। उसमें वो लगाता है कि हाँ, उस क्या क्या संपत्ति को बेचना है, क्या क्या उसको भुगतान करना है। उसके लिए कंपनी की तरफ से उसको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलती है। जैसे कुछ लोग कमीशन बेस पे रखते हैं या फिर उसको बोल दिया जाता है कि आपको हम इतनी पेमेंट करेंगे। जैसे आप मान लीजिए आप कंपनी का समापन अच्छे से करवा दीजिए, मैं आपको 10,000 दूंगा। इस टाइप से लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ये वो खाता है जो हम यहाँ पे बनाएंगे। जब हम कंपनी का समापन करते हैं तो लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाता है जिसमें उसके पास सारी डिटेल्स होती है कि उसने कितने में कितने में संपत्तियों को बेचा है, उसने कितने में भुगतान किया है, हर चीज़ की डिटेल्स उसको स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में मिलेगी। अब हम देखते हैं सोर्सेज ऑफ रिसिप्ट्स। अब जैसे लिक्विडेटर एक स्टेटमेंट बनाता है तो अब हम वहाँ पे देख लेते हैं कि उसके पास क्या क्या साधन है जहाँ से वो पैसे ला सकता है या फिर जहाँ से उसे पेमेंट रिसीव हो सकती है। तो सबसे पहला है कंपनी के पास रोकड़ या बैंक बाकी। मीन्स आप कंपनी चला रहे हो तो आपके पास कुछ कैश भी होगा और कुछ आपका पैसा बैंक पे भी रखा होगा। तो ये हमारा सबसे पहला साधन है जो बिना मेहनत के हमें पता है कि हाँ हमारे पास ये है। हमें लिक्विडेटर को ये पैसे को निकालने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। संपत्ति को बेच के निकालने के लिए उसे मेहनत करनी पड़ती क्योंकि उसमें रेट्स अप एंड डाउन रहते हैं। लेकिन ये जो कैश है वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता रहती है और जो बैंक में हमारा बैलेंस है वो हमें एग्जैक्ट अमाउंट पता होती है। नेक्स्ट है कंपनी की संपत्तियों की बिक्री से। अब हमें कहाँ से पैसे मिल सकते हैं, जो हमारे पास संपत्ति है उसको बेच के। अब वो डिपेंड करता है कि आपने क्या रेट लगाया था और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है। तो हम हमेशा वही रेट लेते हैं जितने में वो सेल हुआ है।
ज़रूरी नहीं है कि जो संपत्ति को आप अभी तक 15,000 में समझते थे वो 15,000 में ही बिके। ये काम लिक्विडेटर का होता है कि अगर आप उस संपत्ति का मूल्य 15,000 रखते हैं तो वो उससे ज़्यादा में उसको बेचवाए या फिर 15,000 तक में उसे सेल आउट करें। लेकिन अगर वो 15,000 से कम में बिक रहा है तो हम यहाँ पे जो अकाउंट में लेते हैं अमाउंट, वो जो हम सेलिंग वैल्यू रहती है वही ली जाती है। नेक्स्ट है अंशधारियों से अदत्त रकम मांग पर। मीन्स जैसे शेयर होल्डर्स के पास हमारे कुछ पैसे रहते हैं, जैसे 10 रुपये हर शेयर्स के होते हैं, और मान लीजिए 2 रुपये हमने उनसे आखिरी के लिए ही नहीं, हमने उनसे सिर्फ 8 रुपये लिए और 2 रुपये हमने अभी तक उनसे अंतिम मांग समझ लीजिए हमने उनसे लिया ही नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, जब हम कंपनी का समापन कर रहे हैं तो वो जो 2 रुपये उनके पास ऑलरेडी हमें लेना बाकी है, हम उससे कलेक्ट कर लेंगे, ये जो हमारे लिए एक साधन का रूप प्रयोग में होगा, जो कह सकते हैं कि हमारे पास एक साधन है राशि प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है सुरक्षित लेनदारों से आधिक्य। जैसे हम लोग सिक्योरिटीज़ दे के रखते हैं कि हाँ हम इस चीज़ को सिक्योर करके रख रहे हैं कि हाँ आप अगर मैं इतना पैसा नहीं दे सकती हूँ तो आप मेरा ये सिक्योरिटी को रख लीजिएगा। तो मान लीजिए आपने कुछ भी जैसे 15,000 किसी से राशि उठाई है और 20,000 रुपये की सिक्योरिटी दी है, तो वो जो आपके 5,000 एक्स्ट्रा है वो भी आपको रिटर्न मिलेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा सुरक्षित लेनदारों से आधिक्य, मीन्स हमारे पास जो एक्स्ट्रा वो जो 5,000 होते हैं वो। अब हम देखते हैं, चलिए ये तो हमारे साधन के तरीके हो गए। अब हम देखते हैं भुगतान का क्रम। तो भुगतान में क्या होगा कि समापक के पारिश्रमिक का भुगतान। अब जो निस्तारक को ही समापक कहा जाता है, तो जो वो निस्तारक काम कर रहा है तो उसको भी तो कुछ अमाउंट मिलेगी। जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि उसकी या तो कुछ फिक्स अमाउंट होती है या कुछ कमीशन बेस पे होता है। तो 2-3 तरीके होते हैं उसकी पेमेंट के। तो हमारा भुगतान में सबसे पहला क्रम होगा कि हम उसका जो भी पारिश्रमिक है हम उसको दे दें। दूसरा होगा हमारा समापन व्यय, क्योंकि जब आप किसी कंपनी का समापन कर रहे हो तो उसमें व्यय भी होगा कि आप संपत्ति बेच रहे हो तो आपका आना जाना या कोई किसी को आप पेमेंट देने जा रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ व्यय होता है। तो वो सारे व्यय आपका भुगतान के क्रम में दूसरे नंबर पे आता है। नेक्स्ट है हमारा ऋणपत्रधारी को भुगतान। अब हम लोग देखेंगे जो भी हमारे ऋणपत्रधारी थे उसको तो हमें भुगतान करनी होगी, वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में आते कि हाँ हमें उनका जो भी अमाउंट है इंटरेस्ट के साथ मीन्स ब्याज के साथ हमें उसका भुगतान करना ही है। उसके बाद हम किसकी पेमेंट करते हैं, पूर्वाधिकार लेनदारों की भुगतान। मीन्स पूर्वाधिकार लेनदार कौन हो गए, जैसे उसमें एग्जाम्पल दिया, जैसे कर्मचारी का वेतन हो गया, आयकर, जैसी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिसे हम स्किप नहीं कर सकते वो हमारे लिए एकदम नेसेसरी होता है, उस चीज़ की भुगतान को हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। उसके बाद होते असुरक्षित लेनदार। असुरक्षित लेनदार में भी 3 टाइप के जैसे बोल सकते हैं कि कुछ लेनदार होते हैं, कुछ देय बिल होते हैं और कुछ अदत्त व्यय, इस टाइप के बहुत सारे होते हैं। ये सबको मिला के हम एक असुरक्षित लेनदार के नाम पे हम इसकी भुगतान करते हैं। उसके बाद देखिए जो अभी मैं बता रही थी कि आप अंशधारियों को जो शेष राशि बचती है वो देते हैं, तो वो भुगतान के क्रम में ही आती है। आप इतनी पेमेंट करने के बाद भी अगर आपके पास कुछ राशि बचती है तो आप सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी वापसी करेंगे। मीन्स जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उसको सबसे पहले पेमेंट करेंगे और उसके बाद ही आप अपनी इक्विटी शेयर होल्डर मीन्स समता अंशधारी की पूंजी की वापसी करेंगे। ये था आपका भुगतान का क्रम। अब मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जिसके बारे में मैं बात कर रही थी कि जैसे निस्तारक के पास जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट था वो कैसा होता है, मीन्स निस्तारक का अंतिम खाता विवरण वो कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पे इस साइड में आपके पास सारी प्राप्तियाँ होंगी, मीन्स यहाँ पे वो सारी चीज़ हम लिखेंगे जहाँ से हमारे पास पैसे आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भुगतान मीन्स हम जहाँ जहाँ पेमेंट्स कर रहे हैं वो सारी चीज़ यहाँ आएगी, ठीक है। अब हमारा हम पहले प्राप्तियाँ सेक्शन देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम ट्रांजैक्शन क्लोज करने के बाद सबसे पहले काम करते हैं कि सारे जगह से हम पहले अपना पैसा कलेक्ट करते हैं, उसी के बाद हम भुगतान करते हैं। तो हम लोग देखेंगे हमारे पैसे कहाँ कहाँ से हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहला हो गया रोकड़, मीन्स मैंने आपको बोला था कैश ऐसी चीज़ है जो हमारे पास सबसे पहले अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे रोकड़ चाहे आपके हाथ में हो या बैंक में, तो यहाँ सबसे पहला आता है रोकड़। नेक्स्ट आपका आएगा संपत्तियों की वसूली से। अब जो सारे पैसे आपको संपत्ति को बेचने से या उसके वसूल करने पे आया है वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे, जैसे भवन, मशीनरी, स्टॉक, देनदार, ऐसे बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसको बेचने के बाद आपको पैसे मिलेंगे। मैंने आपको पीछे भी ये चीज़ बताई थी। अब एक चीज़ ये होती है, अब पहले ये चीज़ देख लेते हैं
तीसरा एक है याचना पर शेष राशि से। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अंशधारी के पास आपकी जैसे अंतिम याचना के 2 रुपये बाकी है, आप उनसे मंगवा रहे हो, तो वो आपकी होगी याचना पर शेष राशि से। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस में आता है कि संपत्ति की वसूली, तो आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कैश कभी संपत्ति की वसूली में नहीं आता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कैश है। जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं बोला जाता है कि आप रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स में कैश को लीजिए, मीन संपत्ति की वसूली में कैश को लीजिए, तब तक हम उसको नहीं लेते। जब बोला जाएगा तब लेंगे, अदरवाइज कैश हमेशा अलग से ही रहता है। संपत्ति की वसूली में कभी कैश नहीं आता है। ये था इसका एक पॉइंट जो आपको हमेशा बनाते समय ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे भुगतान का क्रम। आप कोशिश कीजिएगा कि भुगतान का क्रम इसी प्रकार का हो, इससे ना आपको कभी भी अमाउंट में गलती नहीं होगी। जो प्रायोरिटी लिस्ट में हम उसी का भुगतान करेंगे। तो सबसे पहले हर कंपनी के लिए प्रायोरिटी लिस्ट में आती है उसका कानूनी व्यय, क्योंकि आपके जो भी लीगल एक्सपेंसेस है, आप किसी कंपनी का समापन करवा रहे हो तो कुछ पेपर वर्क्स होते, कुछ होता है, तो वो सारे कानूनी व्यय को आप सबसे पहले पेमेंट करेंगे। वो ज़्यादा बड़ा होता नहीं एक्सपेंस। नेक्स्ट आपका होगा निस्तारक को पारिश्रमिक। निस्तारक को पारिश्रमिक मतलब जो मैंने अभी आपको बताया था कि एक कंपनी के लिए आप निस्तारक को अपॉइंट करते हो तो आपको उसको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है, तो वो है उसका पारिश्रमिक। निस्तारक के पारिश्रमिक का मैंने 2-3 जो तरीका बताया था उसको मैं पीछे अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, अभी मैं आपको पॉइंट्स में बता देती हूँ। निस्तारक को पारिश्रमिक देने के बाद आप देंगे समापन व्यय को, मीन्स जो भी आपका लिक्विडेशन में क्लोजिंग में आपको जो भी एक्सपेंस हुआ है आप उसकी पेमेंट करेंगे। नेक्स्ट आप किसको देंगे? ऋण पत्रधारी को, जो भी आपके डिबेंचर होल्डर्स होंगे आप उसकी पेमेंट करेंगे। मीन्स आप ये क्रम याद रखिए, सबसे पहले आपको कानूनी व्यय को देना है, दूसरा आपको निस्तारक को पेमेंट करनी है, और तीसरी आपको समापन व्यय। ये 3 आपकी कंपलसरी पेमेंट्स रहती है। फोर्थ है, अगर क्वेश्चन में आपके पास डिबेंचर होल्डर्स हैं तो आप उसकी पेमेंट करेंगे, और उसके बाद ही आप लेनदारों की पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए, जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ कि आपके पैसे यहाँ ऋण पत्रधारी को देने के बाद समाप्त हो जाते हैं, तो आपका खाता यहीं पे क्लोज हो जाता है, इसके आगे आप नहीं बढ़ेंगे। तो अगर आपके पास ज़्यादा राशि है, चेक करते जाइए, राशि बच रही है तो आप लेनदारों का भुगतान कीजिए। लेनदारों की जब भुगतान करेंगे तो वहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले जो आपके सिक्योर्ड होंगे, रक्षित लेनदार होंगे, उसकी भुगतान की जाती है। उसके बाद कुछ पूर्वाधिकार लेनदार होते हैं, उसकी भुगतान करेंगे, और उसके बाद ही अरक्षित लेनदारों की भुगतान करेंगे। ये हमारी लेनदारों के भुगतान का 3 क्रम है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी ये सारी भुगतान कंप्लीट हो जाती है, राशि बचती है, तभी जाके आप अंशधारी को पेमेंट करेंगे। और अंशधारी में भी सेम वही क्रम है, पहले पूर्वाधिकार को देंगे और फिर क्षमता को देंगे। एक चीज़, ये दोनों हमेशा बराबर होगा। आप हमेशा जो ये क्रम है आपका, इसी के टोटल के हिसाब से आप भुगतान करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका जो भी पैसा आ रहा है, एग्जाम्पल 10,000 आ रहा है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए समापन व्यय तक ही आपका 10,000 खत्म हो जा रहा है, तो आप आगे का भुगतान नहीं करेंगे। जहाँ तक खत्म हो रहा है आप वहाँ तक भुगतान करेंगे। जब आप कंपनी का समापन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एकदम ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ करें। आप कोशिश ज़रूर करेंगे कि आप हर चीज़ का भुगतान करें, लेकिन जितने पैसे हैं उसी के हिसाब से भुगतान की जाएगी, और ये दोनों का बैलेंस हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं निस्तारक का पारिश्रमिक आपको एक्सप्लेन अच्छे से करूंगी, तो ये मेरा नोट 1 है, उसमें देखिए निस्तारक को हम पारिश्रमिक 2 तरीके से देते हैं। पहला होता है एक स्थायी राशि, मीन्स एक फिक्स्ड अमाउंट हम उसे दे देते हैं, और दूसरा होता है कमीशन बेस पे। वो बेसिकली ना परसेंट बेस पे होता है आपका कमीशन। ठीक है, तो स्थायी राशि जब है, जैसे मान लीजिए आप अगर आप किसी मीन्स आप कंपनी का समापन करवा रहे हैं और वो आपको बोल रहा है कि वो अगर आपको 10,000 दे रहे हैं तो ये आपके पूरे 10,000 है। आप चाहे उसको लॉस में करवाओ, प्रॉफिट में करवाओ, जो भी प्रॉफिट में करवाओ, उसको मैटर नहीं कर रहा है, वो आपको सिर्फ 10,000 ही देंगे। ठीक है, और दूसरा होता है कमीशन बेस पे, जो बेसिकली ज़्यादा यूज़ में रहता है कि अगर आप मेरे एसेट्स को ज़्यादा अच्छे रेट में बिकवाओगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा, आप मेरे सारी पेमेंट्स करवाओगे तो उस पर आपको कमीशन मिलेगा। तो कमीशन 3 जगह पे होंगे। देखिए, या तो आपको जो भी अपॉइंट कर रहा है वो आपको बोलेंगे कि आप जो भी मेरी संपत्ति वसूली करवाएंगे, मीन्स आप मेरे एसेट्स को अगर अच्छे रेट्स पे बिकवाएंगे, जो भी है मेरे एसेट्स का मुझे अमाउंट मिलेगा उस पर आपको मैं कमीशन दूंगा। अगर आपकी संपत्ति वो 10 लाख में बेच रहे हैं तो उसका आप 2%, 1%, कुछ भी रेट उनका बता दिया जाता है, वो उनका रहता है कमीशन। वो किस पे? संपत्ति वसूली पे, एसेट्स बेचने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे। नेक्स्ट
बहुत जन क्या देते हैं कि लेनदारों पर भी कमीशन देते हैं। वो हर कंपनी चाहती है कि उसकी सारी पेमेंट्स भी अच्छे से हो जाए, तो वो क्या करते हैं कि वो लिक्विडेटर्स को, मीन्स निस्तारक को ये बोलते हैं कि आप मेरे काम कीजिए, आप जितनी लेनदारों की पेमेंट करवा देंगे मैं उस पर भी आपको कमीशन दूंगा। ठीक है, तो हम ये भी देखेंगे कि लेनदारों पे भी बहुत बार कमीशन दिया जाता है। और एक चीज़ पे कमीशन जो बहुत कम जगह दिया जाता है, पर हाँ ये भी है, वो है अंशधारी पर कमीशन। मीन्स जैसे कंपनी चाहती है कि उसके शेयर होल्डर को भी कुछ अमाउंट मिले, मीन्स निस्तारक इतनी अच्छी वसूली करे पैसों की कि वो सारी अच्छी भुगतान वो कर सके, इवन वो अपने अंशधारी की भी भुगतान कर सके, तो वो उस पर भी कमीशन रखते हैं। ज़्यादातर यूज़ में आती है कि स्थायी राशि, और ये संपत्ति की वसूली पे बेसिकली ज़्यादातर यूज़ में रहती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों में से एक ही चीज़ हो, ये दोनों चीज़ भी एक साथ हो सकती है। कंपनी अगर किसी निस्तारक को रखती है तो ये बोलती है कि मैं आपको 5,000 भी दूंगा, प्लस अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, मीन्स अगर आप मेरी संपत्ति को अच्छे में बिकवा रहे हो तो उस पर कुछ कमीशन दूंगा, लेनदारों पे कमीशन दूंगा और अंशधारी पर कमीशन दूंगा। ये दोनों चीज़ भी एक साथ हो सकती है पारिश्रमिक में। इस चीज़ को आप अच्छे से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब जैसे मैंने आपको बोला कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास पर्याप्त पैसे हो ही, हमारे पास जो वसूल किए हुए पैसे हैं वो कम भी पड़ सकते हैं और वो हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो नोट 2 रहेगा कि जब कमीशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि हो, मीन्स अगर आपके पास रिसिप्ट साइड्स में, मीन्स आपने जो पैसे जमा किए हैं उसमें अगर मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपीज़ आ रहे हैं, 10 लाख रुपए आ रहे हैं और आप भुगतान करने के लिए आराम से आप भुगतान सारा कर सकते हो, तो आप जो भी कमीशन दोगे, कमीशन क्या दोगे, जो भी राशि देनी है आपको उसको, जैसे संपत्ति वसूली पे है, मीन संपत्ति मान लीजिए आपकी 5 लाख में बिकी, तो 5 लाख इंटू अगर दर है 2% तो 2 डिवाइडेड बाई 100, मीन्स परसेंट को हम 100 करते हैं। ये चीज़ बहुत ईजी है, ये सबसे बन जाती है। जहाँ पे अगर किसी से गलती होती है तो वो तब जब आपके पास इनफ पैसे नहीं होते। नोट 3 है, जब कमीशन भुगतान के लिए पर्याप्त राशि ना हो, जब आपके पास पूरे पैसे नहीं हो, तब आप कमीशन की राशि कैसे निकालेंगे? तो कमीशन की राशि हम निकालेंगे शेष राशि, मीन्स आपके पास जो भी बैलेंस अमाउंट बचा है भुगतान के लिए, इनटू दर, जो भी रेट है 2% 3% डिवाइडेड बाई 100 प्लस दर। ये दो फॉर्मूलेज हैं, ये बेसिकली आप मैथ्स में यूज़ करते हो बहुत पहले भी, पर इसको आप थोड़ा ध्यान रखोगे तो ये आपके लिए कमीशन निकालने के लिए ईजी होगा। कमीशन के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जब भी निस्तारक का पारिश्रमिक निकालेंगे तो उसमें बहुत बार 3 तरीके के कमीशन दिए जाते हैं। तो आप जैसे सबसे पहले आप लिखोगे स्थाई, मीन्स जो भी उसका फिक्स्ड अमाउंट रहती है आप उसको कर दोगे। फिर आप दूसरा लिखोगे कमीशन, ठीक है। फिर कमीशन में आप क्या करेंगे, कमीशन में सबसे पहले जो भी आपको एसेट्स में आया है उसमें लिखेंगे, जैसे मान लीजिए 2% है तो 2% लिख के हम लिख देंगे कि हम इतने अमाउंट पे 2% दिए। फिर जिस पे कमीशन है वो, तो आप इस चीज़ का एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा कि निस्तारक का पारिश्रमिक अगर पैसे कम होंगे तो ये कमीशन वाला सबसे आखिरी में कैलकुलेट होता है। मतलब आप कानूनी व्यय का पेमेंट करेंगे, समापन व्यय का पेमेंट करेंगे, चेक करते जाएंगे कि आपके पास पैसे हैं कि नहीं। अगर मान लीजिए आप ऋण पत्रधारी का कर रहे, लेनदारों का कर रहे और आपके पैसे खत्म हो रहे या फिर आपके पास बहुत कम राशि बच रही है, जस्ट एग्जाम्पल के मान लीजिए आप लेनदारों का भुगतान नहीं कर पा रहे, लेनदारों की भुगतान है 30,000 और आपके पास शेष राशि सिर्फ 20,000 बची है, तब आप क्या करेंगे, तो अब आप यही वाला कमीशन बेस जो है उस पर क्या करेंगे, जो भी आपकी 20,000 है उस पर आप कमीशन देंगे, मीन्स 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से आप कमीशन का कर सकते हैं। आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि फॉर्मूले समझना और उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करने में थोड़ा डिफरेंस आता है। तो आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको इस फॉर्मेट से ही कीजिए, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको यहाँ निस्तारक के पारिश्रमिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने अपना लेवल बेस्ट बताया है कि हाँ इस फॉर्मेट से आप करोगे तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप बताइए, और इस टॉपिक में अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो आप कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। थैंक यू।